नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडी केमिकल साइंस पर। मैं दिव्य प्रकाश, हम और आप मिल करके आज एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है और काफ़ी नंबर में वो कवर करता है हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो वहीं से एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर किस तरह का न्यूमेरिकल आता है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है वो? मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको कोई विलेन दिया जाएगा और विलेन में दो पदार्थ मिले होंगे जिनको विलेय और विलायक कहेंगे, तभी वो विलेन बनेगा। तो दोनों में से किसी एक का मोल प्रभाज निकालने को कहा जा सकता है, या दोनों जो मिले हुए पदार्थ हैं विलेय और विलायक, उन दोनों का मोल प्रभाज निकालने को कहा जा सकता है। तो बस हम उसी के लिए पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि माना दो पदार्थ ए और बी हैं जिनके मोल क्रमशः ए के मोल N1 और बी के N2 हैं। ए के मोल N1 और बी के मोल N2 हैं। तो पदार्थ ए और बी दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज बताना है। तो हम करेंगे क्या? मान लो पदार्थ ए का मोल प्रभाज, माना पदार्थ ए का मोल प्रभाज काई ए, मान लो काई ए है, मतलब ठीक। और बी का मोल प्रभाज, पदार्थ बी का मोल प्रभाज क्या है? काई बी है, या काई 1 और काई 2 मान लो, काई 1 और काई 2 मान लो। आप ए और बी की बजाय 1 और 2 मानो, ठीक, काई 1 और काई 2। इसको आप एक्स भी बोल सकते हो अपनी सहजता के लिए, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? काई, CHI, काई। काई 1 और काई 2 से मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है। समझ में आई बात? अब अगर हमको ए के मोल प्रभाज निकालने हैं, ठीक, तो काई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक मिनट, N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर जो N1 है और N2 है ये ए और बी के मोल हैं। ए और बी, मान लो ए विलेय है, दूसरा बी विलायक है। ए जो है सोल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। तो दोनों लोग आपस में मिले तभी तो बना विलेयन। मतलब ये क्या है? ऊपर वाला ये पदार्थ ए का मोल है और दूसरे वाले जो नीचे हैं वो ए का मोल है और ये बी का मोल है। मतलब ए और बी जब दोनों मिलेंगे तो विलेयन बनेगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऊपर वाला है वो पदार्थ ए का मोल है, ए के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, और नीचे विलयन के मोल्स हैं, विलयन के मोलों की संख्या है। मतलब जो विलयन के मोलों की संख्या होगी उसमें विलेय का मोल भी होगा और प्लस विलायक का मोल भी होगा, क्योंकि विलयन विलेय और प्लस विलायक दोनों से मिल करके बनता है। विलयन विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है कि नहीं? हाँ। तो ये इस तरह से 101, यानी ए का ये इतना निकल करके आएगा, ए का जो मोल प्रभाज होगा वो इतना निकल करके आएगा, ठीक। और बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या क्या है? N2 है, तो N2 ऊपर रहेगा और फिर नीचे N1 प्लस N2 रहेगा। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर N2 क्या है? अगर इसको हम लिखें थ्योरी में तो पदार्थ बी के मोलों की संख्या और अपॉन ये क्या? विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। बात समझ में आई? मतलब जिस पदार्थ का हमको एक विलयन दिया जाएगा दो पदार्थों का, कहा जाएगा कि ये पदार्थ इसमें घुला हुआ है, इतनी मात्रा है, मात्रा हमको दे दी जाएगी। फिर कहा जाएगा कि आप इस पदार्थ का निकालिए मोल प्रभाज या दूसरे दोनों का निकालिए। तो हमको जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल विलयन के मोलों की संख्या। और टोटल विलयन के मोलों की संख्या में कौन कौन आएगा? विलेय और विलायक दोनों आएंगे। तो विलेय और विलायक का मोल दोनों को निकाल करके आप जोड़ दोगे तो विलयन के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या निकाल करके आप जोड़ दोगे तो, या आप ऐसे कह लो कि जिसका हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके विलेय के मोलों की संख्या पहले, फिर नीचे फिर उसी के विलेय के मोलों की संख्या।
विलेय का अगर निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या, या विलायक का निकालना है तो ऊपर विलायक फिर विलेय। मतलब ऊपर रहेगा किसी एक का और नीचे रहेंगे दोनों के मोल। ऊपर किसी एक का मोल रहेगा, नीचे दोनों के मोल रहेंगे। दोनों का मतलब सिर्फ विलेय और विलायक, दो ही लोग रहेंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट जिसका निकालना होगा, अगर हमको दिया गया है निकालने के लिए तो विलयन दिया गया होगा। विलयन में दो ही चीज़ें हो सकती हैं तभी वो विलयन बनेगा, विलेय और विलायक, दो ही के बारे में हमको बताया गया होगा और दोनों में से ही किसी के एक का पूछा जाएगा। तो जिसका पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे दोनों के मोलों की संख्या, मतलब जो दो पदार्थ मिलकर के विलयन बना है उन दोनों के मोलों की संख्या, विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो इस तरह से ये सूत्र आपके काम आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में। क्वेश्चन है भारानुसार ग्लिसरॉल के 25% जलीय विलयन में, ये इसका सूत्र है के 25% जलीय विलयन में, ठीक। भारानुसार ग्लिसरॉल के 25% जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करिए। गणना तो चाहे मोल अंश की बात करी जाए और या मोल प्रभाज की बात करी जाए, एक ही बात है। मोल अंश हो पूछा जाए या फिर मोल प्रभाज पूछा जाए, एक ही बात है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्लिसरॉल का 25% जलीय विलयन है। मतलब विलयन जिन दो चीज़ों से मिलकर बना है उसमें एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है जल। जल का मतलब H2O है नहीं। जैसे हम एक यहाँ पर कंटेनर ले लें, ऐसे हमने एक कंटेनर बना लिया इस तरह से, ठीक। तो इसमें हमने ग्लिसरॉल मिला दिया और पानी मिला दिया। पानी का मतलब H2O। तो जो ग्लिसरॉल का जलीय विलयन है ये पानी मिला हुआ है, तो इसमें ग्लिसरॉल भारानुसार 25% है। जब भी कभी भारानुसार की बात करी जाएगी, जब भी कभी, ये भी सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है। क्या है ये? सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है, भारानुसार। और जब भी भारानुसार की बात करी जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा है 25%, और कैसे? भारानुसार, मतलब W/W। और ये जो इसमें क्या है, इसमें ये पहला W है विलेय और दूसरा है विलायक। पहला W क्या बता रहा है? विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय का ये, विलेय की मात्रा ये है और जो परसेंट है, परसेंट ही इसके लिए प्रयोग हुआ है। और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। मतलब 100 ग्राम जो है ये, सॉरी विलायक नहीं है, विलयन है, ठीक। क्या है ये? विलयन। तो ये 100 ग्राम क्या है यहाँ पर? विलयन है। और इसका मतलब 25 ग्राम क्या है? विलेय है, क्योंकि ये 25 किसके लिए उपयोग हुआ है? विलेय के लिए। जब भी कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आए, भारानुसार कहे, तो इसका मतलब वो 25% W/W% है। मतलब जो 25 जो लिखा हुआ है 25%, वो विलेय का भार है, विलेय का भार। और ये हमेशा ग्राम में रखा जाता है। हमेशा आपको ग्राम में ही रखना है। कहीं भी मान रखना हो भार का, वो ग्राम में ही रखोगे। क्यों? क्योंकि विलयन के न्यूमेरिकल हमेशा ग्राम यूनिट वाले ही आते हैं। उसमें भार दिया जाएगा तो आपको ग्राम में ही दिया जाएगा। तो ये W/W ये बता रहा है, या 25% ये बता रहा है कि हमारे पास विलयन है 100 ग्राम और उसमें से विलेय है 25 ग्राम। विलयन है 100 ग्राम और विलेय है 25 ग्राम।
25% भारानुसार का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय है। अगर यही भार बटे आयतन के अनुसार कहता, अगर कहता भार आयतनानुसार ऐसे कहता, या W/B% के लिए कहता, तो इसका मतलब होता कि 100 ml विलयन में, परसेंट का मतलब 100, तो आयतन कह लेता, तो अब ml में हम रखते आयतन को, तो 100 ml आयतन में 25 ग्राम विलेय है, तब ये कहते। लेकिन यहाँ पर भारानुसार की बात करी गई है, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। जब इस तरह का आए एक्सप्रेशन, अगर डायरेक्ट आ जाए कि 18 ग्राम पानी में इतने ग्राम 10 ग्राम ग्लिसरॉल घुला हुआ है या इतना, तो हम सीधे वहाँ पर भार दिया है, अणुभार निकाल करके और भाग कर लेंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले अलग अलग मात्रा निकालना जरूरी है। अब देखो, विलेय का भार दिया है ये और विलयन का भार दिया है ये। विलयन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ग्लिसरॉल है और प्लस पानी यानी H2O, ठीक। विलयन का मतलब क्या हुआ, ग्लिसरॉल और H2O, और विलेय का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ग्लिसरॉल। यानी इस सवाल में जो ग्लिसरॉल है वो विलेय है, क्योंकि ग्लिसरॉल का 25% जलीय विलयन है, ग्लिसरॉल घुला है जल में। तो यहाँ पर विलेय है ग्लिसरॉल और विलायक है विलायक है पानी। विलायक क्या है, पानी। और जो विलयन का भार निकला है, यानी यहाँ पर हमको विलेय का भार पता है, ग्लिसरॉल का भार पता है, तो अगर हमको निकालना किसका मोल अंश है, ग्लिसरॉल का, तो इसके लिए हम सूत्र क्या रखेंगे, जो हमारे पास ये काई है और किसके लिए, ग्लिसरॉल के लिए, ठीक। यानी ग्लिसरॉल का मोल प्रभास निकालना है, तो हम किसके मोलों की संख्या रखेंगे ऊपर, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, और बटे फिर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, और प्लस H2O के मोलों की संख्या, ठीक। मानिए यहाँ पर N कर लो, H2O ऐसे, ठीक। अब देखो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, ग्लिसरॉल के मोल कैसे निकालोगे, इसका भार बटे अणुभार। तो ग्लिसरॉल का भार दिया हुआ है कितना, 25 ग्राम सीधे दिया हुआ है, और बटे अणुभार कितना है इसका, कार्बन का 1 का 12 होता है तो 3 का 36, एक हाइड्रोजन का 1 तो 8 का 8, ऑक्सीजन 1 का 16 तो 3 का 48, तो 8 8 16 और 4 20, 2 22 के 2 2 3 5 4, ये आ गया 72 अणुभार आ गया। तो ये भाग दे दोगे तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकल आएगी। और यहाँ पर तुमको N, ग्लिसरॉल का मतलब है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या है, ये N को हम मोलों की संख्या से डिनोट करते थे ना, और ये N ग्लिसरॉल का फिर रखोगे आप, और प्लस NH2O का रखोगे, तो आपको ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या पता चल गई है। क्या क्या चीज, 92 आएगा, रुको 1 मिनट देख लेते हैं। 8 8 16, 4 20, 2 22 के 2 2 3 5 4 9, हाँ 92 आएगा, 92 आएगा, ठीक। तो इसको आप यहाँ भाग कर लो, चाहे सीधे सवाल में रख करके तब भाग करना, या तो आप चाहो तो यहीं कट्टम काट कर लो, नहीं तो अभी रुक जाओ। अब दूसरा है पानी। पानी के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, यानी विलायक, दूसरा पानी है ना, तो पानी के मोलों की संख्या, उसका भार और बटे अणुभार। तो इसका भार कितना है, इसका भार दिया ही नहीं है, लेकिन विलयन का भार है, ग्लिसरॉल और इसका भार है। तो अगर विलयन के भार से, विलयन का भार 100 ग्राम है, अगर विलयन के भार से विलेय का घटा दो तो विलायक का पता चल जाएगा। मतलब विलायक का कितना आएगा, 100 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 75। 75 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। 75 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक। तो बस यहाँ पर भार इसका कितना है, 75, और अणुभार जल का निकालोगे तो 18 आएगा, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, और 16 ऑक्सीजन का, तो 16 और 2 18। तो इसको आप चाहो तो यहीं पर काट लो या यहाँ पर मान रख लो। N ग्लिसरॉल का कितना है, 25 बटे 92, और ये
फिर वही सेम और प्लस, इसका आप कैलकुलेशन कर लो और मान निकाल लो। देखो कैलकुलेशन करके मान आता है, देखो भैया कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा इतना 0.061। देखो क्या इतना आ रहा है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, देखो इतना आ रहा होगा, इसका मतलब सही है। तो आ ही गया आंसर है, ठीक है। आ गया ना प्रदीप, तुम्हारा नहीं आया, घर में कर लेना, आंसर इतना ही आएगा, 0.061 ही आएगा। एक हमने देख कर आंसर लिख दिया है, आप लोग कर लीजिएगा, है नहीं, घर में कर जरूर लीजिएगा भैया। हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, 90 ग्राम जल में, एक क्वेश्चन और लिखो, 90 ग्राम जल में, बस बहुत ज़्यादा मोल प्रभाज निकालने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान लें, उनके मोलों की संख्या निकाल लें, बस मान रख दीजिए, जिसका पूछा जाए उसका पहले ऊपर, फिर उसी का एक बार और मोलों की संख्या, फिर प्लस में दूसरे अपोजिट वाले के मोलों की संख्या। क्वेश्चन क्या है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज के मोल अंश की गणना करिए या मोल प्रभाज की गणना करिए। पेन कहाँ चला गया, एक मिनट। 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है, लिख लीजिए, है मिला हुआ है। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए, ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए। ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरा पानी, जल है ना। तो जल विलायक है और ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो या आप किसी से मतलब ना रखो, बस आप ये जानते हो कि ये विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लूकोज और पानी। दोनों का सूत्र आपको पता है, पानी का क्या होता है H2O और ग्लूकोज का क्या होता है, लिखा हुआ है। अब आपको निकालना किसका है मोल प्रभाज, ग्लूकोज का। तो आप पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालिए। तो ग्लूकोज के मोल क्या होंगे, पहले इसका भार है कितना, सीधे सीधे भार दिया है 1.8 ग्राम, और बटे इसी का ग्लूकोज का क्या अणुभार कितना होता है इसका, ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180। अणुभार कितना है 180। ये पॉइंट हटेगा, ये नीचे 0 हटेंगे, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, ये नीचे 1 और बटे ये 100 आएगा ना, 1 और 0 इस तरह से। तो आंसर कितना आएगा, 0.3 संख्याएं हैं तो 001, ये आ जाएगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.001। और H2O के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, H2O का भार कितना दिया है, सीधे भार बटे उसी का अणुभार, अणुभार कितना होगा 18। इसका अणुभार 180 कैसे आया पता चला, कार्बन 1 12 होता है और 6 है तो 6 से गुणा कर दो, प्लस हाइड्रोजन 1 12 होता है और 12 का 12 ही हो जाएगा, 12 1 कम 12, और ऑक्सीजन 16 होता है 1 का और 6 है तो 12 गुणे 6 72 प्लस 12 ये और 96, तो 2 2 4 6 10 के 0 हंसलाए 1, 7 1 8 1 9 और 9 18, ये 180 आया। और पानी का कैसे आएगा 18, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो बस ये इसका काट दोगे 18 पंचे, इसका आ जाएगा 5। तो तुमको निकालना क्या है, किसका मोल प्रभाज निकालना है, x किसका निकालना है, ग्लूकोज का।
तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या पहले, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी निकली है ये, वो पहले, फिर उसी के मोलों की संख्या और प्लस दूसरे वाले के मोलों की संख्या यानी पानी के। तो इसको जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आएगा 0.001 और अपान 5.001, इस तरह से जब इसको जोड़ोगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 और बटे 5001। तो यानी 1 को आप भाग दे दोगे किससे 5001 से, संख्या बड़ी है, पॉइंट लगाओगे 0 फिर 0 फिर 0, अभी नहीं हो पाएगा, और 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओगे 1000, अभी ये 5000 है, ये 1000 है, 1 0 और बढ़ाओ, अब ये 10000 हुआ। तो क्या 2 बार में जाएगा? नहीं। 2 बार में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 5001 है, 2 संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए एक ही बार ही भाग होगा। कितना 5001, 10 में से 1 गया 9, 9 4, 4999, तो फिर 0 बढ़ाओ, अब ये हो गया 49,990, 49, 5 9 45, 9 बार लग जाएगा। तो बस आप यहाँ तक निकाल लीजिए, यही आपका मान हो जाएगा 0.3 टाइम 0 और 19, ये आपका मोल प्रभाज आंसर आ रहा होगा शायद। इसमें ऑप्शनल है क्वेश्चन, 24 नंबर है इसमें, पेज नंबर 16 पर, और इसका ऑप्शन सही है चौथा वाला, चौथा नंबर ऑप्शन सही है इस वाले के इस पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल प्रभाज के क्वेश्चन लगाइएगा। हमको पता है मोल प्रभाज निकालना होगा तो वो हमको या तो विलेय और विलायक दोनों का भार दे दिया होगा, या फिर कोई ऐसा विलयन दिया होगा जिसमें भार अनुसार या भार बटे आयतन के अनुसार बात करी गई होगी। और अगर ऐसा है तो हम दोनों के अलग अलग भार पहले निकालेंगे, जो 2 पदार्थ मिलाकर विलयन बनाए गए, फिर दोनों की अलग अलग मोलों की संख्या निकालेंगे उनके भार और अणुभार से। जिसके मोलों की संख्या निकालनी हो उसका भार ऊपर, नीचे अणुभार भाग कर दो, जो आएगा मोलों की संख्या। फिर हमको जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या ऊपर, फिर उसी के मोलों की संख्या, फिर प्लस दूसरे वाले के मोलों की संख्या। जैसे ये जो विलयन है इसमें जल और ग्लूकोज है हमने दोनों के मोलों की संख्या निकाली, ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.001 आ गई, जल के मोलों की संख्या 5 आ गई। हमने ग्लूकोज का जब मोल प्रभाज निकाला तो पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या यानी जिसका निकाल रहे हैं उसी के मोलों की संख्या ऊपर, फिर उसी के मोलों की संख्या, फिर पानी के मोलों की संख्या प्लस में, बस जोड़ करके और भाग कर दिया और आंसर ले आए। तो ऐसे ही करना है, आसान है, क्यों? जहाँ तक समझ में आ गया है नहीं तो बाकी के क्वेश्चन आप आपके अनसॉल्व पेपर से या जैसे भी हो आप देख देख करके मोल प्रभाज वाले लगाना, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे आकर के पूछना, या बाकी जो लोग देख रहे हैं वो लोग देख लीजिए टेक्निक कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस तरह से आप लोग लगा कर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे अगले दिन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।